चलिए आ गए हैं सभी लोग। आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल जैव विविधता ह्रास के कारणों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसमें भी मोटा मोटा हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से जैव विविधता का जो ह्रास है वो हो रहा है, डेफिनेशन वगैरह लिख ली थी। आज डिटेल चर्चा करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट लेकर के कि क्यों जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और इससे हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लमें आने वाली हैं। देखिए, जैव विविधता जो है वो भी एक तरह से प्रकृति प्रदत्त संसाधन है हमारे लिए, यानी कि जीव जंतु और जो विविधता जीवों में जो पाई जाती है वो हमारे लिए क्या है, प्रकृति प्रदत्त एक संसाधन के रूप में होनी चाहिए या देखी जानी चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने उपयोग के लिए हम उसके प्राकृतिक आवासों का, जीव जंतुओं के रहने के प्राकृतिक आवासों का विनाश कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो आवास है नष्ट होने की वजह से उनको एक से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। और दूसरी जगह पे जब जाना पड़ता है तो वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं अपने स्थान से, तो उनको उनका जो रहना है वो थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है और वो दूसरे एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। तो इस वजह से जो आपके जीव जंतु हैं उनका क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाते हैं, वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं स्थानांतरित कृषि, झूमी खेती जिसको आप बोलते हैं, उसको करते हैं। तो झूम खेती करने से क्या होता है, उससे वनों का विनाश होता है और वनों का अगर विनाश होगा तो उसमें रहने वाले जितने भी प्राकृतिक वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाएंगे। तो उसकी वजह से भी आपका जैव विविधता का ह्रास होता है। और अगर बात करें तो जैसे औद्योगिकरण आपका हो गया, तो हम क्या करते हैं, उद्योग लगाते हैं नए नए, और उद्योग लगाने के लिए जिस ज़मीन को हम यूज़ करते हैं और उसके बाद उसमें से निकलने वाली जो खतरनाक गैसेज और केमिकल्स, रसायन जितने भी होते हैं वो जैव विविधता का विनाश करते हैं। उसके बाद और भी हम कह सकते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं हम, और इसके बाद हम करते हैं जैसे सड़क वगैरह का जो निर्माण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काटते चले जाते हैं और काटने के बाद उसकी जगह पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का और रोड्स वगैरह का उनका निर्माण कर लेते हैं। तो उसकी वजह से भी जैव विविधता का ह्रास होता है। तो आज सारा का सारा इन्हीं सारे के सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डालेंगे आवासों का विनाश। आवासों का विनाश, आवासों का विनाश एवं बिखराव, विनाश एवं बिखराव। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यूटीपीसीएस से लेकर के छोटे से छोटे लेवल तक के एग्जाम तक एनवायरनमेंट में जैव विविधता से ये प्रश्न जरूर पूछा गया। विश्व में ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता के नष्ट होने का अगर कोई कारण है तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है उन जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवासों का विनाश करना। सबसे पहला ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो यही मिलेगा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन, कि उनके प्राकृतिक आवासों का विनाश और बिखराव। तो क्या ऐसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे डिटेल और कि आवासों का विनाश और बिखराव क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, ऐसा मनुष्य क्या करता है जिसकी वजह से उनके जो प्राकृतिक आवास हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो लिखेंगे इसमें, विश्व में जैव विविधता का सबसे प्रमुख कारण, विश्व में जैव विविधता का सबसे प्रमुख कारण जीवों की प्राकृतिक आवासों का विनाश है। सबसे मेन अगर आपका कोई कॉज है तो वो यही है कि हम जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवासों का विनाश करते हैं। जैसे क्यों होता है? सर दिखाई।
दिखाई नहीं दे रहा है? विश्व में जैव विविधता का सबसे प्रमुख कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का विनाश है। यहां तक लिखिए, फिर मैं मार्कर चेंज कर लूं। अब देखिए क्यों है ये, तो तीव्र गति से वनोन्मूलन, एक तो ये रीजन है इसका, क्यों आपके जो आवास हैं वो नष्ट हो रहे हैं। तो पहला तो कॉज है उसका तीव्र गति से वनोन्मूलन। अगला औद्योगिक विकास, सड़क निर्माण, औद्योगिक विकास है आपका, सड़क निर्माण है, भवन निर्माण, कृषि के लिए घास मैदानों की जुताई, वनाग्नि आदि। ये प्रमुख कारण हैं किन्हीं भी जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवासों के विनाश के। नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे और अगला पॉइंट है वन्य जीवों का अवैध शिकार। नोट हो जाए तो बता दीजिए। हो गया सर। अब देखिए दूसरे पॉइंट की बात करेंगे और दूसरा पॉइंट है आपका वन्य जीवों का अवैध शिकार। वन्य जीवों का अवैध शिकार, सेकंड पॉइंट, वन्य जीवों का अवैध शिकार। विश्व के वन्य जीवों के अवैध शिकार एवं व्यापार के कारण विश्व में वन्य जीवों के व्यापार एवं अवैध शिकार के क्या वो कौन सा उनके तीव्रता से विलुप्त होने का संकट उत्पन्न हो गया है। तीव्रता से विलुप्त होने का संकट अब वन्य जीवों का अवैध शिकार हम करते क्यों? मेन ये प्रश्न नया उठता है कि मान लिया हम लोगों ने क्या लिखा कि विश्व में वन्य जीवों के व्यापार एवं अवैध शिकार के कारण उनकी तीव्रता से विलुप्त होने का संकट उत्पन्न हो गया है। तो हम करते क्यों है वन्य जीवों का शिकार? थोड़ा सा इस चीज को अगर देखा जाए तो वन्य जीवों का शिकार हम लोग करते हैं किसके लिए? उनकी खाल के लिए, उनके सींग के लिए, खाल के लिए, सींग के लिए,
औषधियों के लिए भी करते हैं, औषधि प्राप्त करने के लिए। कुछ वन्यजीव इस तरीके के भी हैं जिनसे जो है कुछ औषधि वगैरह जो है वो बनाई जाती है, या चिकित्सा, आप इसको औषधि न लिख करके लिखिए, चिकित्सा उपयोग के लिए, चिकित्सा उपयोग के लिए। अब ठीक रहेगा, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, चिकित्सा उपयोग के लिए। पॉइंट लिखिएगा, वन्य जीवों की अवैध शिकार के लिए या शिकार के कारण हाथी सर्वाधिक प्रभावित हुआ। ठीक है, वन्य जीवों के अवैध शिकार के कारण अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला कोई अगर जीव है तो वो है हाथी, मेरा साथी। ठीक, नोट कीजिए। चलिए मिटा दूं। सर हाथी कैसे? हाथी कैसे? वन्य जीवों का जो शिकार होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो शिकार हुआ है और सबसे ज़्यादा अगर किसी की प्रजाति विलुप्त हुई है या विलुप्ति के कगार पर, या यूं कह सकते हैं कि अगर हाथियों की पूरे वर्ल्ड में अगर जनसंख्या देखी जाए तो सबसे ज़्यादा अगर गिरावट आई है तो वो हाथियों की जो जनसंख्या है उसी के अंतर्गत आई है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक जो शिकार जो किया है वो हाथी का किया है। हाथी का जो दांत होता है, जिसके अगले भाग को आइवरी हम लोग कहते हैं, उसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है काफ़ी चीज़ों के लिए। हाथी की खाल का भी प्रयोग किया जाता है और भी बहुत सारे वो हैं। तो इस वजह से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अगर कोई जीव है तो वो हाथी है। सबसे ज़्यादा शिकार हुआ है वो हाथी का ही हुआ है। कुछ लोग तो बेवजह मार देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था केरल का या कर्नाटक का पिछले उसका जो था, उसमें अनानास में एक विस्फोटक रख करके उसको खिला दिया था हथनी को। तो गर्भवती हथनी थी, तो वो और उसके पेट में जो बच्चा था वो दोनों के दोनों जो है वो उसमें ख़त्म हो गए थे। ये आए दिन केरल में और कर्नाटक साइड में ये घटनाएं जो देखने को मिलती हैं। तो होता क्या है कि हाथी जो हैं वो जैसे जंगल से अगर बाहर निकल आते हैं तो ग्रामीण बस्ती वगैरह में आ जाते हैं, तो उससे क्या है लोगों को अपनी जो सुरक्षा है उसका भय उत्पन्न होने लगता है। तो कुछ लोग अपनी सुरक्षा के कारण भी उनको मार देते हैं और कुछ लोग तो व्यापार के लिए, उससे पैसा कमाने के लिए और उस चीज़ के लिए उसको मारते हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए ओवरऑल जीवों की सारी प्रजातियों की पॉपुलेशन में तो सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है या प्रभावित जो हुआ है वो जीव है आपका कौन सा? हाथी। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे और उसका नाम है प्रदूषण। जाना पहचाना पॉइंट है आपका।
पॉल्यूशन, बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से भी जैव विविधता में ह्रास हो रहा है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण जो आपका बढ़ रहा है उससे भी आपका जैव विविधता में ह्रास हो रहा है। सागरीय प्रदूषण द्वारा प्रवाल भित्तियां प्रभावित हुई हैं। सागरीय प्रदूषण द्वारा प्रवाल भित्तियां प्रभावित हुई। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, औद्योगिक बहिस्रावों अपशिष्टों औद्योगिक बहिस्रावों अपशिष्टों ऑटोमोबाइल कचरा और आप लिख सकते हैं द्वारा हानिकारक गैसों का उत्सर्जन द्वारा हानिकारक गैसों का उत्सर्जन तथा कृषि में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों का प्रभाव में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के कारण जैव विविधता का ह्रास हुआ है और हो भी रहा है। अभी इसके अंदर दो एक पॉइंट और लिखेंगे, जैसे सन 2005-6 के आसपास आप लोगों ने सुना था, और बल्कि 2004 के ही आसपास भारत से जो गिद्धों की जो प्रजाति है वो पूरे तरीके से विलुप्त हो चुकी थी। एक डाइक्लोफिन नाम की एक दवा थी, जो दर्द निवारक दवा जो कि दी जाती थी किसको, पशुओं को दर्द के लिए। तो उनमें से कुछ पशु ऐसे भी हुआ करते थे जो उसको खाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी और पेन उनका कवर नहीं होता था, और उनको उठा करके हम लोग क्या करते थे, फेंक आया करते थे। तो वो जो दवा के बैक्टीरियाज थे वो पशु के जो मांस में क्या हो जाते थे, पूरे तरीके से फैल जाते थे, और उसी को मांस को गिद्ध जो है वो खा लिया करते थे। तो वो जो मांस जाता था उनकी बॉडी के अंदर वो उसको पचा नहीं पाते थे, और जिसकी वजह से उनकी जो लीवर है वो ख़राब हो जाती थी, और इसी की वजह से उनकी जो मौत है वो हो जाया करती थी। तो ये 1, 2 साल 3 साल के अंदर सारे के सारे जो गिद्ध हैं, गिद्धों की जो प्रजाति है वो भारत से पूरे तरीके से विलुप्त हो गई।
तो इस तरीके के कारण हुए हैं किसकी वजह से, ये प्रदूषण ही तो है, प्रदूषण के कारण ही हुए हैं। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे, आप नोट कीजिए पहले, इसको अच्छे से लिखेंगे। हो जाए तो बताइएगा। हो गया सर। ठीक, चलिए अब लिखेंगे इस पॉइंट को। एक शोध के उपरांत पाया गया कि गिद्ध जानवरों को दिए जाने वाले दर्द निवारक, दर्द निवारक डिक्लोफेनेक दवा के कारण विलुप्त हुई। विलुप्त हुए हैं। तो जो मैंने बताया आपको कि क्या होता था कि ये जो संचित दवा है ये मांस के साथ गिद्धों के शरीर में प्रवेश कर जाती थी और उसके बाद जो गिद्धों की जो किडनियाँ हैं उनको ये खराब कर देती थी, क्योंकि वो इस भोजन को पचा नहीं पाते थे अपने को, और न पचाने के कारण उनकी जो किडनियाँ हैं वो खराब हो जाती थी और किडनी खराब होने की वजह से उनकी जो मृत्यु है वो हो जाती थी। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट आइए, चौथा, बाहरी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। बाहरी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। देखिए थोड़ा समझिए इसमें क्या है। हमारे यहाँ अगर कोई स्थानिक प्रजाति, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, चाहे वो जानवरों की हो, किसी की भी हो, अगर हमारे यहाँ पर निवास कर रही है तो वो हमारे पर्यावरण के हिसाब से, हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर चुकी है, ढाल चुकी है। और
ढालने के बाद हमारे यहाँ पर क्या कर रही है, वो सरवाइव कर रही है, अनुकूलन उसने स्थापित कर लिया है। लेकिन अगर कोई बाहरी प्रजाति अगर हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट में आ जाती है और वो इस तरीके की प्रजाति है कि हमारे यहाँ की प्रजातियों को क्या कर देती है, पनपने नहीं देती है या नष्ट कर देती है। जिस स्थान पर वो प्रजाति आ जाती है उस स्थान पर किसी अन्य प्रजाति को क्या नहीं होने देती, डेवलप होने ही नहीं देती। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ की जो जो प्रजातियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, नष्ट होती चली जाएंगी, जिसकी वजह से जो जैव विविधता है उसका ह्रास होगा और वो विलुप्ति के कगार पर आ जाएगी। क्लियर है? इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि लिखिए इसमें बाहरी प्रजातियों के प्रवेश से भी इसमें हानि हुई है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे 1966 और 67 ईस्वी में 1966 से 67 ईस्वी में एक प्रजाति थी अमेरिका में जिसको पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कहा जाता था। 67 में अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस हिस्टेरोफोरस नामक घास इस घास को और भी नामों से जानते हैं, देख लीजिएगा। इसको कांग्रेस घास, गाजर घास और भी इसका एक नाम है अमेरिकी खरपतवार। अमेरिकी खरपतवार नामक घास भी साफ आ गई। अब देखिए हमने क्या किया था, अमेरिका से गेहूं आयातित किया था। तो अमेरिका से जब हमने गेहूं आयात किया तो उस गेहूं में ये जो घास है इसके कुछ जो बीज थे वो इस गेहूं के साथ आ गए। अब ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ही फ्रेश आएगा, कुछ दाने तो आ ही जाते हैं। तो अब जब ये साथ में ये घास जो हमारे यहाँ आ गई और जब हमने इसी गेहूं का उत्पादन अपने यहाँ पर किया तो साथ में ये घास जो है ये भी होने लगी। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा, ये अभी भी पूरे तरीके से समाप्त नहीं हुई है। इसके लिए हम लोगों को क्या, इसको गजरा टाइप का बोलते हैं, गजरे टाइप की घास हो जाती है, इसी को बोलते हैं गाजर घास। तो ये अभी भी होती है हमारे यहाँ के गेहूं की प्रजातियों में, अभी भी देखने को पाई जाती है। तो अब ये ऐसी प्रजाति है जो एक बार सिर्फ हमने गेहूं आयात किया था, उसके बाद से अभी तक हर साल हम गेहूं उगाते हैं और इसको मारने के लिए दवाई भी देते हैं, तब भी ये क्या है, अपने जो वंश वृद्धि है उसको लगातार क्या करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। तो आप सोचिए इसके अंदर क्या है, कितना पावरफुल ये गुण है इसका।
तो इस तरीके की चीज़ें हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। और इसने किया क्या है आगे, तथा इसने स्थानीय प्रजातियों को विस्थापित कर दिया। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, तो एक और एग्जांपल लिखिएगा। तालाब तथा झीलों में जलकुंभी, तालाब तथा झीलों में जलकुंभी, ये भी इसी तरीके का एक एग्जांपल है। जलकुंभी जो है अगर किसी तालाब या झील में अगर हो तो वो अपनी जो वृद्धि है वो इस कदर से करती है कि वो पूरे के पूरे पानी के ऊपर अच्छे तरीके से क्या होती है, छा जाती है और पूरे पानी को ढक लेती है। तो अगर वो उसके ऊपर पूरे तरीके से छा जाएगी और पानी को ढक लेगी तो ना तो सूर्य का प्रकाश अंदर पानी में जा पाएगा और उसकी वजह से जो नीचे और उसके अंदर झील के और तालाब के अंदर जो जीव जंतु रह रहे होंगे, जो भी जलीय जीव रह रहे होंगे, वो क्या नहीं कर पाएंगे, अपनी जीवनचर्या जो है उसको नहीं चला पाएंगे। तो उसकी वजह से वो जितने भी जीव जंतु हैं उसके अंदर ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे पूरे तरीके से। और पानी जो है वो धीरे 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 क्या होने लगेगा, दूषित होने लगेगा। क्लियर? तो जलकुंभी जलीय प्रजातियों के लिए संकट उत्पन्न करती है। जलीय प्रजातियों के लिए संकट उत्पन्न करती है। नोट्स बनाते चलिएगा अच्छे से, सारी चीज़ों को लिख करके, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से हर चैप्टर को कंप्लीट करते जा रहे हैं। उसी हिसाब से पूरा का पूरा नोट्स बनाते चलिएगा अपना, ताकि बाद में आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, फिर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए, आप लोगों ने ये देखे भी होंगे बिल्कुल पूरे तरीके से। अब देखो, अब स्थानीय प्रजातियाँ क्यों विलुप्त हो जाती हैं, इनकी वजह से इनके अंदर अपनी वंश वृद्धि को बढ़ाने के लिए इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि ये क्या करती हैं, वहाँ पर दूसरी जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं उसको पनपने नहीं देती, उसको होने ही नहीं देती। इस तरीके के बहुत सारे जो पेड़ पौधे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जिस जगह पर अगर वो उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके आसपास के क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ थी उसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो यही है आपका पॉइंट, बाहरी विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से भी आपका जैव विविधता का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। अब इसने एक ने तो अपनी वंश वृद्धि कर ली, जो आपका ये जलकुंभी है, इसने तो अपने उसको बढ़ा लिया अच्छे तरीके से, अपना अस्तित्व इसने जमा लिया, लेकिन बाकी के जितने भी जैव विविधता थी उस तालाब के या झील के अंदर वो पूरे तरीके से विलुप्त हो जाएगी, वहां से समाप्त हो जाएगी। तो यही है जैव विविधता ह्रास का कारण बाहरी प्रजातियों की वजह से। अब नोट कीजिए, इसके बाद इसमें लास्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे और लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है, कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जैव विविधता ह्रास के। नोट कीजिए, नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर। ठीक है।
अब लास्ट रीजन देखेंगे जैव विविधता के ह्रास का, और वो है आपका प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण, अब देखो प्रकृति की तरफ से ऐसे कौन कौन से रीजन हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली तीव्र विपत्ति, ये भी आपका जैव विविधता का एक कारण है। जैसे बाढ़ है, आपका भूस्खलन है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, जैसे आप लिख सकते हैं बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, सूखा, वनाग्नि, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, प्राकृतिक रीजन्स हैं। इनकी वजह से भी क्या होता है, जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हो जाता है। और पॉइंट लिख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जंतु आवासों का विखंडन कर जैव विविधता ह्रास उत्पन्न करती है। ये आपका रीजन है प्राकृतिक आपदाओं के कारण। नोट कीजिए, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये तो आपका हो गया जैव विविधता के ह्रास के कारण। अब अगला पॉइंट देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण। अब जैव विविधता को किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं, मेन चीज ये है। तो जैव विविधता को दो प्रकार से संरक्षित किया जाता है। जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है। एक है आपका स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है आपका वायु स्थानीय संरक्षण। इसको बोलते हैं
इन सीटू और एक्स कंजर्वेशन। दो प्रकार से किया जाता है जैव विविधता का संरक्षण। एक को बोलते हैं स्वस्थानी, एक को बोलते हैं वाह्य स्थान। दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद दोनों में क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे जैव विविधता के, जो स्वस्थानीय संरक्षण जिसको हमने कहा उसमें कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे और वाह्य स्थानीय में कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे। तो सबसे पहले डालिए स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन। क्या होता है स्वस्थानीय संरक्षण? लिखिए स्वस्थानीय संरक्षण लिखिए। जब जीव एवं वनस्पतियों का संरक्षण, जब जीव एवं वनस्पतियों का संरक्षण उनके वास्य क्षेत्र में ही, वास्य क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है। तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा। मैंने क्या कहा कि जब जीव जंतुओं या प्राकृतिक वनस्पतियों का संरक्षण उन्हीं के वास्य स्थान या उनके प्राकृतिक आवास में, वास्य स्थान को हम प्राकृतिक आवास भी कह सकते हैं या उन्हीं के अधिवास में ये भी कह सकते हैं, उनके ही वास्य स्थान में, उनके प्राकृतिक आवास में या उन्हीं के अधिवास में अगर किया जाए तो इस प्रकार के संरक्षण को स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा क्या? बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्या? बाह्य स्थानीय। देखिए जीव जंतुओं का संरक्षण उनकी प्राकृतिक आवास में न करके किसी अन्य स्थान पर किया जाए तो उसे वाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाए। क्लियर है मेरी बात? तो अगर प्राकृतिक अधिवास में, उन्हीं के प्राकृतिक आवास में अगर उनका संरक्षण किया जाए तो वो कहलाएगा आपका इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर उस प्राकृतिक अधिवास से निकाल करके किसी अन्य स्थान पर उनका संरक्षण किया जाए तो वो कहलाएगा आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे कि चिड़ियाघर, इसमें आएगा आपका एक्स सीटू। अगर हम कहें वन्य जीव अभ्यारण्य, अगर हम कहें नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे आपके क्या हैं? इन सीटू कंजर्वेशन। अब इस पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन कल करेंगे। इसमें स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, वाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कौन आएंगे, कल हम लोग इसकी पूरी टेबल बना करके उसके बाद वन बाई वन सबको क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। जैसे अगर इन सीटू की बात करें स्वस्थानीय संरक्षण की, तो इसमें आएगा आपका सबसे पहले नेशनल पार्क। तो भारत में नेशनल पार्क कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, कितने हैं, और उनके बारे में जो विशेषताएं होंगी नेशनल पार्कों के बारे में, वो सारी की सारी चीज़ भी देखेंगे। किस स्थान पर, यानी कि अगर बोल सकते हैं तो किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अब हम लोग कल डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप लोग अगर कुछ पूछना
पूछ लीजिए, बताइए कोई कुछ पूछना चाहिए। हाँ कल बोलिए कल बोलिए बोलिए। नहीं मिला सर क्वेश्चन का, क्या कह रहे हैं? जो कल आप क्वेश्चन दिए थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। जो कल आप क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चन कल क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो नहीं मिला। नहीं सर। हाँ कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं मिला हो। कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि प्रकृति की गोद से तो प्रत्येक वस्तु जो है वो शुद्ध आती है, लेकिन मनुष्य का स्पर्श पाते ही दूषित हो जाती है या प्रदूषित हो जाती है। तो ये कथन महान दार्शनिक रूसो का है, नोट कर लीजिएगा। ये रूसो का है। रूसो ने कहा है, प्रकृतिवादी विचारधारा को मानने वाले थे रूसो, और रूसो ने ही कहा कि प्रकृति की गोद से तो प्रत्येक वस्तु जो है वो शुद्ध आती है और मनुष्य का स्पर्श पाते ही प्रदूषित हो जाती है। ये रूसो ने कहा था। ऐसा तो नहीं था कि ये नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों ने ढूंढा नहीं होगा। आसान था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। बाकी बताइए और कुछ पूछना चाहते हैं तो, अदरवाइज क्विट करते हैं आज की क्लास। चलिए ठीक है, कोई कमेंट आपका नहीं आ रहा है, मैं क्विट कर रहा हूँ। कल देखेंगे बाकी आगे की क्लास।